सभी विद्यार्थियों को होली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का ये त्यौहार आपके जीवन में अपार खुशहाली सफलता लेकर आए और 2-3 दिन का आपका मोमेंटम जो है वो छुट्टियों की वजह से थोड़ा सा हो सकता है आप लोग काफ़ी बिजी हो गए होंगे घर में परिवार में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और नया टॉपिक जो है वो आप लोगों का अभी कंटिन्यूटी जो टॉपिक है उसको अपन ले रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की क्लास में फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट आइए। तो कोई फंक्शन जो है वो किसी बिंदु पर सतत कब होता है? देखिए, कोई फलन किसी बिंदु x बराबर a पर संतत होता है यदि लिमिट x टेंस टू a ऑफ f(x) बराबर fa। देखिए, कोई भी जो फंक्शन है वो किसी बिंदु x पर कंटिन्यूस कब होता है? जब लिमिट उस फंक्शन की जो है a पे जो है वो fa के बराबर हो जाए। इसका मीनिंग क्या है कि उसकी जो राइट लिमिट है उस फंक्शन की और जो लेफ्ट लिमिट है वो दोनों क्या हो? परिमित रूप से विद्यमान हो और बराबर हो, और साथ ही वो फलन के मान की भी क्या हो? बराबर हो। मतलब राइट हैंड लिमिट RHL एट x इक्वल टू a, LHL at x equal to a, and value of the function at x equal to a। ठीक है, ये जो तीनों चीजें हैं वो जब किसी फलन की तीनों चीजें जब बराबर होंगी पॉइंट ए पे तो फंक्शन जो है आपका क्या होगा? ए पर कंटिन्यूस होगा। अब जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। देखो कि किसी फलन के किसी बिंदु पे संतत होने के लिए ये तो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें जो हैं वो परिमित रूप से विद्यमान होनी चाहिए और तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। परिमित रूप से विद्यमान होने का मतलब ये है कि इसका वैल्यू यूनिक होना चाहिए, इसका वैल्यू भी यूनिक होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, और तीनों वैल्यू इक्वल भी होने चाहिए। वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या होता है? जैसे कई बार अपन लोग देखते हैं कि जैसे राइट लिमिट के दो वैल्यूज आ रहे हैं, तो दो वैल्यूज नहीं होने चाहिए, एक ही वैल्यू होना चाहिए राइट लिमिट का, और लेफ्ट लिमिट का भी एक ही वैल्यू होना चाहिए, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन का भी एक ही वैल्यू होना चाहिए, और तीनों फाइनाइट होने चाहिए, तीनों इक्वल होने चाहिए, तभी फंक्शन क्या होता है? बिंदु ए पे कंटिन्यूस होता है। तो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि किसी बिंदु पे किसी फलन को सतत होने के लिए तीनों चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है बराबर होने की। तो देखिएगा, इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं आगे। देखो, अपन लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, किसी फलन के जो ग्राफ हैं उन ग्राफों के ऊपर अपन लोग विचार करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं। देखो, जैसे ये आपका x इक्वल टू a कोई वैल्यू है, ठीक है, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। एक के ऊपर क्या है? जैसे मान लो कोई फंक्शन का ग्राफ आपने बनाया और आपने ये देखा कि जब a से छोटे से, जब x का मान a से छोटे से जब a की ओर आ रहा है तो जो फलन जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है फलन, है ना। थोड़ा सा इसको अपन लोग थोड़ा सा यहाँ पे वापस से स्लोप देते हैं इसको, और ग्राफ को थोड़ा सा, फलन के ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं। हाँ, आपने देखा कि जैसे जैसे x का मान धीरे धीरे a से छोटे से a की ओर आ रहा है तो जो फलन का जो मान है वो एक वैल्यू l की ओर जा रहा है, ठीक है। और एग्जैक्ट एक के ऊपर भी क्या है? फलन का मान l है। दूसरी स्थिति आप देखते हैं कि x का मान जब a से बड़े से जब a की ओर आ रहा है, a से बड़े से जब a की ओर आ रहा है तो आप लोग देखते हैं कि जो फलन का जो मान है वो इस m की ओर आ रहा है। इस a के जस्ट सिद्ध में जो है मैंने स्पेस कर दिया है क्योंकि वो स्पेस यहाँ भरा हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है आप लोग देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू m है। आपने देखा कि फंक्शन का ग्राफ बिंदु ए पे टूट गया। टूटने का कारण क्या रहा? देखो, आपने ये देखा कि x का मान जब a से छोटे से a की ओर जा रहा है तो फलन का मान l की ओर जा रहा है। दैट मीन f ऑफ a माइनस 0 तो कितना है? l है।
एग्जैक्ट ए के ऊपर भी फलन का मान कितना है, एल है। बट आपने देखा कि जब अक्स का मान ए से बड़े से ए की ओर आ रहा है तो आप लोग देख पा रहे हो कि जो फलन का मान है वो किसकी ओर आ रहा है, एम की ओर आ रहा है। मतलब राइट लिमिट कितनी है इसकी, राइट लिमिट इसकी कितनी है, एम है। क्योंकि राइट लिमिट एग्जैक्ट आ रही है, फाइनाइट आ रही है, लेफ्ट लिमिट भी एग्जैक्ट आ रही है, फाइनाइट आ रही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। बट दिक्कत यह है कि बाएं सीमा और फलन का मान तो सेम है, परंतु दाईं सीमा इससे भिन्न होगी, और दाईं सीमा भिन्न होती है, फलन का ग्राफ क्या हो गया, टूट गया। और स्थितियों के ऊपर अपन विचार करते हैं। देखो इसके अलावा अपन लोग और थोड़े से ग्राफ देखते हैं इसके, कि और अपन लोग जैसे विचार करें और फलन के ग्राफ बनाओ आप लोगों के सामने। जैसे मैं 2-3 ग्राफों के माध्यम से अपन लोग चीजों को देखना चाहेंगे। ये जैसे आपकी एक्स है, ये आपकी वाई एक्स है, हाँ ये जैसे एक्स इक्वल टू ए है। आपने देखा इस तरह की स्थिति हो रही है, एक्स का मान ए से जब बड़े से ए की ओर आ रहा है तो फलन का जो मान है वो एल की ओर आ रहा है, एग्जैक्ट ए के ऊपर भी एल है ना। और आप लोग देखेंगे कि जब एक्स का मान ए से छोटे से, ये ए के जस्ट सिद्ध में मैं यहाँ पे एक राउंड शो करूंगा और आप लोगों को ये बताऊंगा, यहाँ पे ये लो, फलन की स्थिति जो है वो इस प्रकार की बन रही है। हाँ क्या देखने को मिल रहा है, एम। आप लोग इस ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ बिंदु ए पे टूट रहा है, बिंदु ए पे ग्राफ टूट रहा है। आपने ये देखा कि ए से जस्ट छोटे से, जब एक्स का मान ए से जस्ट छोटे से ए की ओर आ रहा है तो फलन का जो मान है वो एल की ओर जा रहा है। तो एफ ऑफ ए माइनस 0 कितना है, एल है। एफ ऑफ ए कितना है, वो भी एल है। बट एफ ऑफ, देखो ए प्लस 0, ए प्लस 0 बोलिए, एक्स का मान जब ए से बड़े से ए की ओर आ रहा है तो फलन का मान एल की ओर आ रहा है। एक के ऊपर कितना है, एक के ऊपर भी एल है। और एफ ऑफ ए माइनस 0 जैसा तुम लोग देख पा रहे हो वो कितना है, एम है। ठीक है, तो एक्स का मान जो है वो ए से छोटे से ए की ओर जा रहा है तो फलन का मान किस ओर जा रहा है, एम की ओर जा रहा है। एक्स का मान ए से बड़े से की ओर आ रहा है तो फलन का मान एल की ओर आ रहा है, और एग्जैक्ट ए पे भी एल है। देखना चाह रहे हो तीनों चीजें में से दो चीजें तो सेम हैं, परंतु ये चीज अलग हो गई, इसलिए ग्राफ टूट गया। एक स्थिति यूं बनाना चाहूंगा, जैसे एग्जैक्ट ए के ऊपर बात करूं मैं, फलन का मान लो इस तरह की स्थिति बन रही है, यहाँ पे एक राउंड कर दिया, ये यहाँ पे मैंने स्थिति दिखा दी, ये एग्जैक्ट ए के ऊपर मैंने आपको दिखा दिया। एग्जैक्ट ये एल है और ये एम है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है आपकी। आप लोग देखेंगे इसके अंदर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आपने बनाया यहाँ पे, ये भी y इक्वल टू एफ एक्स फलन का ग्राफ है, ये भी y इक्वल टू एफ एक्स फलन का ग्राफ है। आप लोग इसमें देखें कि x का मान जैसे जैसे एक ए से छोटे से एक की ओर जा रहा है, फलन का मान l की ओर जा रहा है। एफ ऑफ ए माइनस 0 कितना l है। x का मान a से बड़े से एक की ओर आ रहा है तो फलन का मान है वो फिर कितना आ रहा है, l आ रहा है। और एग्जैक्ट एक के ऊपर फलन का जो मान है वो आप लोगों को दिख रहा है कि क्या है, m है। चूंकि यहां पर फलन की बाईं सीमा ए पे एल है, फलन की दाईं सीमा ए पे एल है, बट ए पे फलन का जो मान है वो एम है। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर भी फलन जो है उसका ग्राफ जो है वो बिंदु ए पे टूटा हुआ है। अगर ये सब चीजें बराबर हो जाए, जैसे एक्स का मान ए से छोटे से ए की ओर जाए तो फलन का मान एल की ओर जाए, एक्स का मान ए से बड़े से ए की ओर आए तो भी फलन का मान एल की ओर जाए, और एग्जैक्ट ए के ऊपर भी फलन का मान एल हो जाए, मतलब ये पॉइंट यहां से शिफ्ट होके इसके अंदर भर जाए, तो ये ग्राफ आपका जो है बिंदु ए पे कंटिन्यूस हो जाएगा। यहां से सार निकल के सामने आता है कि कोई भी जो फलन होता है वो किसी बिंदु एक्स पर और ए पे कंटिन्यूस होता है, तो ए पे उस फलन की बाईं सीमा, ए पे उस फलन की दाईं सीमा और एक के ऊपर उस फलन का जो मान है, तीनों जो चीजें हैं वो परिमित रूप से विद्यमान होनी जरूरी है, यूनिक होनी जरूरी है, और तीनों की तीनों चीजें बराबर होना भी क्या है, जरूरी है। तभी आपका जो फलन है वो क्या होता है, किसी बिंदु पर कंटिन्यूस होता है। तो आप लोगों को यहां से बात समझ में आनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है, अपन लोगों को जब भी कोई कंटिन्यूटी का क्वेश्चन देता है, अगला किसी पॉइंट पे जब कंटिन्यूटी की जांच करवाता है तो अपने को क्या करना होता है, वहां पे उस फलन की उस पॉइंट के ऊपर बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन के जो मान है उन्हें अपने को क्या करना होता है, चेक करना होता है। एक
क्वेश्चन में आप लोगों के सामने रखूं, उसके माध्यम से अपन अपने आगे की जो बातें हैं उनको शुरू करेंगे। देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं, एक फंक्शन मैं आपको देता हूं, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 0, डेफिनेशन है, और x का जो मान है वो 0 से बड़ा और 1 से कम के केस में जो डेफिनेशन है वो 5x माइनस 4 है। अच्छा, x का मान जब 1 से 2 के बीच में है तो जो फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो आपको दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x है। आप लोग कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और x का जो मान है वो 2 या 2 से बड़ा है, तब आपका जो डेफिनेशन है वो कितना है, 3x प्लस 4 है। जैसे मैंने आपको एक फंक्शन का डेफिनेशन दे दिया। देखिए सीन क्या है, सीन ये बन रहा है, जैसे आप लोगों को क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी कहां चेक करनी होती है फंक्शन की। जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन अपने डेफिनेशन चेंज करता है वहीं पे तो बाईं सीमा और दाईं सीमा और फलन के मानों में वेरिएशन आने की संभावना होती है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि लेस देन 0 के केस के अंदर फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो 0 से छोटे जो भी मान है, -1 -2 -3 -4 जितने भी मान है, उनके ऊपर फलन का जो बाईं सीमा दाईं सीमा जो है वो अगर फलन का मान अगर अवेलेबल है, 0 से छोटे जो भी x की वैल्यूज है उन पर अगर फलन का मान अवेलेबल है तो निश्चित रूप से मानिए वही फलन की बाईं सीमा होनी है, वही दाईं सीमा होनी है। मतलब फलन का ग्राफ जो है वो टूटने की संभावना केवल उसी केस में होती है, लेस देन 0 केस में, अगर फलन का मान ही क्या नहीं हो, डिफाइन नहीं हो, अनंत हो या फिर क्या हो, अनिर्धारित हो या फिर क्या हो, एग्जैक्ट रूप से विद्यमान नहीं हो, तभी अपन लोग ये मान सकते हैं कि फलन का जो ग्राफ हो उस बिंदु पे टूट सकता है। तो लेस देन 0 के अंदर बात करें तो माइनस एक्स स्क्वायर का जो मान है वो लेस देन 0 के अंदर कहीं पे भी क्या नहीं आता, कहीं पे भी इनफाइनाइट नहीं आता है, कहीं पे भी इंडिटरमिनेट नहीं आता है, कहीं पे भी ऐसी स्थिति नहीं बनती है कि फलन का मान अपने को मिल नहीं पा रहा, एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा, एग्जैक्ट मिल पा रहा है। तो ये मानिए कि जब फलन का मान एग्जैक्ट मिल पा रहा है तो फलन जो है लेस देन 0 में हमेशा सतत रहेगा। 0 के ऊपर क्या स्थिति बनती है, 0 के ऊपर ये स्थिति बनती है कि 0 से जस्ट छोटे भी फलन की डेफिनेशन ये है, 0 से जस्ट बड़े में फलन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब x का मान जब 0 से बड़े से जब 0 की ओर आएगा तो फलन इसके अनुसार चलेगा, और x का मान जब 0 से छोटे से 0 की ओर जाएगा तो फलन इसके अनुसार चलेगा। तो हो सकता है कि फलन की बाईं सीमा में और दाईं सीमा में क्या आ जाए, फर्क आ जाए और फलन का ग्राफ 0 पे टूट जाए। मैं आप लोगों को यह बात बताना चाहता हूं कि हमें कॉन्टिन्यूटी की जो जांच करनी होती है मुख्यतः वो वहीं करनी होती है जहां पे फंक्शन अपनी क्या बदल रहा है, डेफिनेशन बदल रहा है। तो डिसकंटिन्यूअस होने की संभावना कहां होने की बात हुई, जहां पे फंक्शन ने अपनी क्या बदली हो, डेफिनेशन बदली हो, एक तो वहां अपने को चेक करना होता है। इसके अलावा डिसकंटिन्यूअस कहां हो सकता है फंक्शन, बीच के अंदर, या पहले डिसकंटिन्यूअस वहां हो सकता है जहां फलन का मान क्या हो रहा हो, अनंत हो रहा हो। ठीक है, जैसे अगर अपन लोग जांच करेंगे इस फलन की तो 0 पे, 1 पे और 2 पे जांच करेंगे। 0, 1 और 2 पे इसलिए जांच करेंगे क्योंकि 0 से जस्ट पहले डेफिनेशन अलग है, 0 के जस्ट बाद में अलग है, 1 के जस्ट पहले डेफिनेशन अलग है, 1 के जस्ट बाद में अलग है, 2 के जस्ट पहले अलग है, 2 के जस्ट बाद में अलग है। यहाँ पे तो अपने को चेक करना होगा इसको। अब बात करें कि 2 से बड़े में जांच करो भैया, तो 2 से बड़े में जांच करोगे तो आप केवल ये देखो कि 2 से बड़े में कहीं पे जो फलन का मान हो अनंत तो नहीं आ रहा है। अगर अनंत नहीं आ रहा तो आप बेफिक्र हो जाइए कि जो फलन है 2 से बड़े में कभी भी क्या नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। 1 से 2 के बीच में जो अपन बात करें तो 1 से 2 के बीच में डेफिनेशन ये है, तो 1 से 2 के बीच में कोई भी मान ऐसा अगर आपको मिल पा रहा है जहां पे फलन का मान अनंत हो रहा है तो वहां डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, बाकी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। 0 से 1 के बीच में भी यही स्थिति है, 0 से 1 के बीच में अगर फलन का मान अनंत हो रहा है तो ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। 0 से छोटे में अगर कहीं भी फलन का मान अनंत हो रहा है या इंडिटरमिनेट हो रहा है ना, या फिर फाइनाइट रूप से वैल्यू नहीं मिल पा रहा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। बाकी और कोई संभावना पहले, बीच में और बाद में नहीं हो सकती है। केवल उसी पॉइंट पे अपने को मेन जो चेक करना होता है, या जो डिसकंटिन्यूटी की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो उसी पॉइंट पे होती है जहां डेफिनेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमें मूलतः बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान देखते हुए बिंदु के ऊपर चेक करना चाहिए। देखो 0 के अगर अपन बात करें, बाईं सीमा की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे क्या बाईं सीमा निकालने का मेथड नहीं लगाना है। देखो बाईं सीमा निकालने के मेथड में तभी घुसना है जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, मॉडुलस फंक्शन आ जाए, तब तो अपने को थोड़ा सा वहाँ जो अपना बाईं सीमा निकालने का जो मूल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत अपन लोग क्या करते हैं आपको पता ही है ना। जैसे मैं यहाँ पे भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा, जैसे मैं 0 पे बाईं सीमा निकालूं, हालांकि 0 पे अगर अपन लोग बाईं सीमा निकालें तो वो 0 अपने को डायरेक्ट इसमें रख देना चाहिए,
जो लेस देन जीरो वाली डेफिनेशन है वही बाईं सीमा आएगी, जीरो पे जीरो बाईं सीमा आने वाली है। जीरो पे दाईं सीमा जो इस फलन से निकलने वाली है तो कितनी आने वाली है, माइनस की 4 आने वाली है। चाहे वो आप प्रोसेस करके करिए चाहे आप डायरेक्ट रख के कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम के टाइम में अपने को डायरेक्ट रख के चेक करना होता है, क्योंकि ऐसे अपन लोग 0 1 2 पे बाईं सीमा दाईं सीमा निकालते रहेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा अपने को, है ना। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बाईं सीमा कैसे निकलती है। एग्जाम में कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे 0 पे बाईं सीमा निकालनी तो कौन से फलन से निकालेंगे, तो लेस देन जीरो वाला उससे। मतलब आप इस बात को नोटिस कर लीजिए, अगर आपको किसी बिंदु x पर और a पे बाई निकालनी है, a पे बाई निकालनी है तो आप उस डेफिनेशन से निकालें जिसमें x लेस देन a है, इससे बाई निकालें आप। और a पे अगर आपको दाई निकालनी है तो उस डेफिनेशन से दाई निकालें जिसमें x ग्रेटर देन a आपको दिखाई दे रहा है, उससे दाई निकालें आप, डायरेक्ट रख दें उसके अंदर आप, ठीक है। और फलन का मान उससे निकालें जिसमें x बराबर a दिखाई दे रहा है। ये आप लोगों को प्रोसेस अपनाना चाहिए। किसी बिंदु पे अगर आपको बाई निकालनी है तो लेस देन a जिसमें है उसमें डायरेक्ट a रख दीजिए, बाई आ जाएगी। ग्रेटर देन a जिस डेफिनेशन में उसमें डायरेक्ट a रख दीजिए, दाई आ जाएगी। और इक्वल टू a जिसमें दिख रहा है उसमें आप डायरेक्ट a रख दीजिए, फलन का मान आ जाएगा। ये तो हो गया आपका फर्स्ट काम जो आपको एग्जाम में करना होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हो तब तो आपको एक्चुअल में बाई दाई निकाल के देखना पड़ेगा, सारी स्थिति देखना। बाकी अगर आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उस केस में आप लोगों को डायरेक्ट निकाल लेना है, ठीक है। एक कई बार मिक्सअप में फंक्शन आ जाता है, जैसे 2-3 फंक्शन, लोगरिथम भी आ गया, एक्सपोनेंशियल भी आ गया, उसी के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक भी घुसा हुआ है, तो भी अपने को थोड़ा सा क्या है, डायरेक्ट मेथड को भी देख लेना चाहिए, बट आपको निकाल के भी देख लेना चाहिए उस केस के अंदर। जब एक ही काइंड का फंक्शन हो तब तो आपको डायरेक्टली निकालना चाहिए। एक ही काइंड का मतलब समझते हो क्या, जैसे एल्जेब्रिक हो गया, जैसे प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, जैसे प्योर एक्सपोनेंशियल हो गया, जैसे प्योर लॉगरिथम हो गया, तब तो आपको डायरेक्ट देखना चाहिए। लेकिन कई बार मिक्स में फंक्शन आ जाता है, फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ जाता है, लॉगरिथम भी आ जाता है, तब अपने को आराम से उसके अंदर बाईं सीमा निकालनी चाहिए, जो बाईं सीमा निकालने का प्रोसेस है उससे, ठीक है। ये सलाह मेरी आप लोगों से। हाँ जी, x बराबर 0 पे LHL निकालनी है तो आप लोग प्रोसेस में क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस करते हैं, 0 माइनस ऑफ fx करते हैं, है ना। तो 0 माइनस का मतलब है कि अपने को वो फलन लिखना है जो 0 से छोटे के लिए एप्लीकेबल है। तो 0 से छोटे के लिए एप्लीकेबल ये वाला है, माइनस एक्स स्क्वायर है। अब जैसे आपको पता है कि x की जगह 0 माइनस एस इसके अंदर रखते हैं अपन लोग, और s टेंड्स टू 0 कर देते हैं, ऐसे तो करते हैं, 0 माइनस एस रख देते हैं, s टेंड्स टू 0 कर देते हैं। अब इसमें h की जगह 0 लिख देंगे, फलन का मान निकालेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये तो प्रोसेस है आपको बाईं दाईं निकालने का, जो अपन ने पीछे सीखा था लिमिट पढ़ते समय। अच्छा, अब जैसे अपन लोग 0 पे दाईं निकालें, तो 0 पे दाईं निकालें तो क्या करेंगे, जैसे ये 0 पे आपकी LHL आ गई। दूसरी बात करेंगे x बराबर 0 पे RHL, राइट हैंड लिमिट निकालें। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए पहले तो इसका सिंबल होता है x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx। अब 0 प्लस में वो फंक्शन लिखा जाएगा जो 0 से बड़े के लिए एप्लीकेबल है। तो 0 से बड़े के लिए जो एप्लीकेबल है वो कौन सा फंक्शन है, 0 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन एप्लीकेबल है, 5x माइनस 4 एप्लीकेबल है, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें आप x से 0 प्लस h रखेंगे, s टेंड्स टू 0 करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0, x से 0 प्लस h लेंगे तो 5 इंटू 0 प्लस h माइनस का 4, ओके। अब आप लोग h का मान इसमें 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ये डायरेक्ट आप रखते ना 0 इसमें तो भी माइनस का 4 ही आता है ना, और ये आपने प्रोसेस से निकाला तो भी माइनस का 4 ही आपकी राइट लिमिट आ रही है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है, x बराबर 0 पे फलन का जो मान है वो कितना आ रहा है, 0 पर फलन का जो मान है, फलन का मान कितना आ रहा है, फलन का मान f0। तो x बराबर 0 जिसके अंदर है उसमें आप 0 रखिए, कितना आ रहा है, इसमें x बराबर 0 तो 0 पे 0 आएगा। इस तरह से आपने देखा कि फंक्शन जो है वो 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि दो चीजें तो इसकी सेम आ गई, बट इसकी जो RHL है वो बाईं सीमा से और फलन के मान से क्या अलग है, इसलिए फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे मान लो अपन 1 पे जांच करें तो 1 पे बाईं निकलेगी, इससे 1 पे बाईं का मान कितना आएगा, 5 एकम 5 माइनस 4 माइनस 1 आएगा 1 पे बाईं, ये बाईं आएगी, कितना आएगी देखो, 5 माइनस 4 प्लस का 1 आगे, 1 पे दाईं से निकलेगी, कितनी आएगी, 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, ये भी 1 आएगा। और 1 पे फलन का मान इससे निकलेगा, इससे कितना आएगा, f1 कितना आएगा, 1। तो 1 के ऊपर जो फंक्शन है वो कैसा नजर आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस नजर आ रहा है। अगर अपन लोग बात करें 2 के ऊपर, तो 2 के ऊपर आप लोग देखेंगे कि 2 पे बाईं सीमा किससे निकलेगी, लेस देन 2 जिसमें है इससे बाईं निकलेगी, तो आप इसमें डायरेक्ट 2 रख दीजिए। तो f ऑफ 2 माइनस 0 है ना, कितना आएगा, 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16 माइनस 3 दूनी 6, कितना आएगा 10। f ऑफ 2 प्लस 0, 2 पे दाईं सीमा इससे निकलेगी, डायरेक्ट 2 रख दीजिए, 3 दूनी 6 और 4 10। और f2 2 पे फलन का जो मान है उसी से निकलेगा, वो भी आएगा 10। आप लोगों ने देखा कि 2 पे बाईं सीमा, 2 पे दाईं सीमा और 2 पे फलन का मान तीनों सेम आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये फंक्शन जो है 2 पे भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरह से अपन लोग डायरेक्ट रखकर चेक कर सकते हैं कि बाईं कितनी है, दाईं कितनी है और फलन का मान कितना है। कब चेक करना डायरेक्ट आपको मैंने बता दिया,
जब एक ही टाइप का फंक्शन हो तब तो, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन हो, तो हमें थोड़ा सा क्या करना है, उसको उसमें प्रोसेस से अपने को बाई दाई निकालनी है, या मिक्सअप फंक्शन हो तो भी अपने को प्रोसेस से ही बाई दाई निकालनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको समझ में आई कि किसी पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, किस प्रकार से जो फंक्शन आपका कंटिन्यूस होता है। ये मोमेंटम आपका बन चुका है। डेफिनेशन से मैंने जो एक एग्जांपल से मैंने आपको डेफिनेशन को क्या किया है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने और रखता हूँ। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, फंक्शन का डेफिनेशन अपने को इस तरह से देता है, अगला फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ x नॉट इक्वल टू ए दे देता है, यहाँ पे एक डेफिनेशन दे देता है, और यहाँ पे x इक्वल टू ए दे देता है, यहाँ पे एक वैल्यू दे देता है, कोई भी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता है, कुछ भी दे देता है, इस तरह से फंक्शन आपको लिख के देता है। और अगला कहता है ये केस जैसे कांस्टेंट हो गया या फिर फंक्शन हो गया, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पैटर्न के आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ये जो फलन है ये x बराबर a पर सतत है, x बराबर a पर सतत है, तो k का मान बताओ। तो देखो ए पे सतत है तो के का मान बताओ, तो आपको ये तय हो गया कि ए पे सतत है तो ए पे दाईं सीमा, ए पे बाईं सीमा, ए पे फलन का मान तीनों सेम आने हैं। अब देखिए नॉट इक्वल टू ए के अंदर ये डेफिनेशन है, इसका मतलब ग्रेटर देन ए में भी ये डेफिनेशन है, लेस देन ए में भी ये डेफिनेशन है। इसका मतलब बाईं और दाईं दोनों सीमा इसी फलन से निकलनी है, और फलन का जो मान है वो आपका के है। तो आप लोग चाहे तो इस फलन की बाईं सीमा निकाल लीजिए, चाहे इसकी दाईं सीमा निकाल लीजिए, एक ही चीज एक चीज निकाल लीजिए, क्योंकि अगले ने आपको ए पे कॉन्टिन्यूस तो दे रखा है ना, कॉन्टिन्यूस दे रखा है, इसका मतलब बाईं और दाईं सेम है, तो आप चाहे बाईं निकालें चाहे दाईं निकालें, दोनों एक ही फलन से निकलनी है, ठीक है। तो एक चीज निकाल लें उसमें से, बाईं या दाईं में से, और वो जितना मान आता है उतना ही क्या है के का मान है। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या आप एक काम कर लीजिए, इस फलन की सीधी लिमिट निकाल लीजिए। मतलब इस प्रकार की जब स्थिति हो तो आप एक काम करें, ये वाला प्रोसेस अपनाएं, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x) बराबर f है। मतलब आप लोग यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे ये वाला फंक्शन लिख दें जो x नॉट इक्वल टू ए के अंदर जो है, और इसकी जो अपने लिमिट पढ़ी है उस लिमिट वाले प्रोसेस से इसकी लिमिट का मान निकाल लीजिए, और वही क्या है, इसके का मान है। तो आप बाईं और दाईं के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन होता है, बाईं दाईं के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, तो आप लोग डायरेक्ट ये वाली चीज को अप्लाई कर दीजिए कि x टेंड्स टू a ऑफ f(x), यहाँ पे वो फलन लिखना है जो नॉट इक्वल टू ए के लिए लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो फलन का जो मान है वो आप लोगों को लिख के देना है। जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताऊं, इस प्रकार का क्वेश्चन खूब आया हुआ है एग्जाम्स में। देखो एक फंक्शन है, एक क्वेश्चन है, log ऑफ, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं 1 प्लस एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस बी एक्स बट्टे एक्स। एक्स नॉट इक्वल टू 0 के केस में ये है, ठीक है, और x इक्वल टू 0 के केस में जो वैल्यू है वो कितना के है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ये जो फलन है ये x बराबर 0 पर सतत हो तो के का मान क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आप ये कहेंगे कि x बराबर 0 पे कंटिन्यूस है, तो आप ये कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ दिस फंक्शन x टेंड्स टू 0 ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू f0, ऐसा आप लोग कहेंगे इसके अंदर। और ये f0 का जो मान है वो k है, और ये जो लिमिट जितनी आएगी वही k का मान आ जाएगा। अब ये लिमिट निकालने के लिए आप लोग देखिए 0 रखेंगे, log 1 0 बटे 0 रूप हो रहा है, तो या तो आप डीएल हॉस्पिटल नियम लगा दीजिए, या एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, टेंड्स टू 0 है तो चलो डीएल हॉस्पिटल नियम लगाते हैं, क्योंकि एक ही पावर है, एक बार डिफरेंशिएशन करते ही आपका आंसर आ जाएगा। आओ डीएल हॉस्पिटल नियम लगाइए, log fx का अवकलन 1 अपॉन fx, और इसका आ जाएगा a, log fx का 1 अपॉन fx, इसका आएगा माइनस का b तो प्लस b हो जाएगा, ऊपर का ऊपर अवकलन हो गया है, नीचे का नीचे अवकलन हो गया 1। अब आप रखिए इसके अंदर x बराबर 0, और ये f0 कितना k है, देखिए a बट्टा 1 प्लस b बट्टा 1, तो k का वैल्यू जो है स्टूडेंट कितना आ गया, a प्लस b। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में खूब आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन है ना, कि इस तरह से डेफिनेशन देता है, x नॉट इक्वल टू ए के अंदर ये डेफिनेशन है, और x इक्वल टू ए के अंदर ये डेफिनेशन है, इसका वैल्यू पूछता है, तो अपने को क्या करना होता है, और कहता है कि ए पे फंक्शन कैसा कंटीन्यूअस है, और फिर कहता है कि इसके वगैरह लेमडा वगैरह का मान बताओ। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिखूं आपके सामने, एक फंक्शन है 1 माइनस साइन एक्स बट्टे पाई माइनस 2x
नॉट इक्वल टू पाई बाई टू में है ये। एक्स इक्वल टू पाई बाई टू के केस के अंदर जो फंक्शन का जो वैल्यू है वो कितना है आपका स्टूडेंट, के है। फिर से कहता है कि ये फलन जो है एक्स पर और पाई बाई टू पे सतत है। ये फलन क्या है, एक्स पर और पाई बाई टू पे सतत है। तो किसका मान बताओ, के का मान बताओ। तो अब देखो पाई बाई टू पे बाएं दाएं दोनों इसी से निकलनी है, क्योंकि ग्रेटर देन पाई बाई टू भी इसमें, लेस देन पाई बाई टू भी इसमें भी है, इसमें है। तो आप चाहे बाएं दाएं निकालें चाहे डायरेक्ट लिमिट निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। तो अपने डायरेक्ट लिमिट ही निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, पाई बाई टू पे कंटीन्यूअस दे रखा है ऑफ दिस फंक्शन बटे पाई माइनस टू एक्स बराबर एफ पाई बाई टू, एफ पाई बाई टू। लिमिट निकालें, अगर आप डायरेक्ट रखेंगे इसके अंदर तो साइन पाई बाई टू 1, 1 माइनस 1 0, 0 बट्टे पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू, पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। तो 0 बटा 0 फॉर्मेट बन रहा है, तो डीएल हॉस्पिटल नियम लगा दीजिए आप लोग। बोलो जी, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, डीएल हॉस्पिटल नियम का उपयोग कर रहा हूँ। लिमिट निकालने के लिए 1 का अवकलन 0, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, नीचे देखिए आप पाई का 0, 2x का 2 बराबर कितना के। अब रखिए इसके अंदर पाई बाई टू, तो कोस पाई बाई टू 0 हो जाएगा, 0 बटे माइनस 2 है, तो 0 बटे माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो के का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से जो है अपने को जो क्वेश्चंस है वो अपने को हल करने हैं। और आगे आज आप एकदम से फ्री हो जाइए, कंप्लीटली टनाटन, है ना। और नेक्स्ट जो है वो कल अपन इस टॉपिक को जो है वो बढ़िया शानदार तरीके से खींचने वाले हैं, तैयार हो जाइए। आज मैंने केवल और केवल इसकी इनिशियल जो डेफिनेशन है वो आप लोगों के सामने रखी है, कल हम इसमें बहुत अच्छे जो क्वेश्चंस है वो करने वाले हैं, ठीक है, ओके। और अभी नेक्स्ट आपकी कॉलेज वाली क्लास लगेगी।